नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की खास पेशकश। मैं हूं स्वाति राणा और ये खबर घर खरीदारों के लिए है और अच्छी खबर है आपके लिए जिनके घरों का पोजेशन सालों से नहीं मिला है। सरकार ने आज उन्हें एक नई ताकत दी। दिवालिया कानून में एक संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिल गया है। हो सकता है इस भारी भरकम शब्द का मतलब आपको समझ ना आए, तो आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि दिवालिया मामलों में आपके अधिकार एक बैंक की ही तरह होंगे और दिवाली प्रक्रिया के बाद जो भी रकम आएगी वो बैंक और घर खरीदारों में बराबर बराबर बटेगी। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है इस पर चर्चा करने के लिए, लेकिन उससे पहले जरा स्पेशल रिपोर्ट देखिए हमारी। घर खरीदारों को बड़ी राहत। घर नहीं, पैसे तो वापस मिलेंगे। घर तो खरीद लिया, पैसे भी चुका दिए, लेकिन अब तक नहीं मिला है सपनों का घर। तो मत होइए परेशान, क्योंकि अब बिल्डर के डूबने का मतलब आपके पैसे का डूबना नहीं होगा। अब बिल्डर के दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब घर खरीदारों को भी बैंकों की तरह अधिकार मिलेंगे। कैबिनेट ने आईबीसी में संशोधनों को दी मंजूरी और अब घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा मिलेगा, यानी घर खरीदारों को भी बैंकों की तरह अधिकार मिलेंगे। दिवालिया बिल्डर से रिकवरी में घर खरीदारों को बराबरी का दर्जा मिलेगा। रिकवरी की रकम बांटने में घर खरीदारों को प्राथमिकता मिलेगी और ये आम्रपाली जेपी बिल्डर के घर खरीदारों को बड़ी राहत है। दरअसल इससे पहले घर खरीदारों के लिए हालात बेहद खराब थे। पहले घर खरीदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की श्रेणी में थे और रकम के बंटवारे में घर खरीदारों का नंबर आखिरी होता था। पहले नंबर पर बैंकों को प्राथमिकता मिलती थी, तो दूसरे नंबर पर बिल्डर के कर्मचारी मजदूर आते थे। सबसे आखिरी में घर खरीदारों का नंबर आता था। ज्यादातर मामलों में तो घर खरीदारों को कुछ नहीं मिलता था। दिवालिया प्रक्रिया में ज्यादातर रकम बैंकों के हिस्से में आती थी, यानी बिल्डर के दिवालिया होने की सूरत में घर खरीदार खाली हाथ रह जाते थे। लेकिन अब फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होने से घर खरीदारों की ताकत बढ़ेगी। घर खरीदारों को बैंकों की तरह प्राथमिकता मिलेगी और रकम बंटवारे में बैंकों की तरह बराबरी का दर्जा मिलेगा। इसके साथ ही घर खरीदार अपने बिल्डर को एनसीएलटी में घसीट सकता है। वक्त पर घर नहीं दिया तो बिल्डर को एनसीएलटी में भी ले जाया जा सकेगा, यानी घर खरीदार बिल्डर के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करवा सकेंगे, बशर्ते घर खरीदार ने बिल्डर को 1 लाख तक की रकम चुकाई। आपको बता दें कि अभी तक एनसीएलटी में घसीटने का अधिकार सिर्फ बैंकों के पास था। साफ है अब घर खरीदारों को रिफंड के लिए वर्षों तक इंतजार नहीं करना होगा और 270 दिनों के अंदर घर खरीदारों के मामले का निपटारा हो सकेगा। यानी उन घर खरीदारों को बड़ी राहत मिली है जिनके घरों का पोजेशन सालों से नहीं मिला है। सरकार ने आज उन्हें एक नई ताकत दी है। आलोक प्रियदर्शी, जी मीडिया, दिल्ली। तो अब आखिरकार आप समझ गए होंगे उन तमाम होम बायर्स के लिए जिनका काफी समय से लाखों का पैसा फंसा हुआ है, अब उनके लिए जो नया बदलाव हुआ है आईबीसी में, अब आपका जो हक है वो बैंक्स के समान ही होगा। मतलब जब दिवालिया प्रक्रिया शुरू होगी तो जो पैसा होगा वो आप मिलने के जो कह सकते हैं ना प्रायोरिटी, उसमें आप नंबर 1 पर है। जरा हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दे दें, घर खरीदारों को मिलेगा कैसे हक, पहले क्या स्थिति रही और अब क्या स्थिति में बदलाव हुआ है। जैसे घर खरीदार अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की श्रेणी में आया करते थे, अब उसमें बदलाव करके घर खरीदारों को फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का दर्जा दे दिया गया है। पहले रकम के बंटवारे में घर खरीदारों का नंबर आखिरी हुआ करता था, अब दिवालिया बिल्डर से रिकवरी में बराबरी का दर्जा। मतलब बार बार जो परेशानी और इंतजार, पैसा कब मिलेगा, वो इंतजार अब हुआ कम। पहले नंबर पर बैंकों को प्राथमिकता मिलती थी, घर खरीदारों को बैंकों की तरह अब इसके तहत अधिकार मिलेंगे। साथ ही ज्यादातर मामलों में पहले घर खरीदारों को कुछ भी नहीं मिलता था, खाली हाथ। अब रिकवरी की रकम बांटने में घर खरीदारों को प्राथमिकता दी जाएगी और ये तमाम घर खरीदारों के लिए बहुत ही जरूरी कदम साबित होने जा रहा है। पहले घर खरीदार दिवालिया प्रक्रिया नहीं शुरू कर सकते थे, लेकिन सबसे जरूरी घर खरीदार अपने बिल्डर को एनसीएलटी में भी घसीट सकते हैं। ये सबसे जरूरी बदलाव यहाँ पर हम कह सकते हैं इसमें देखने को मिला है। अब जरा इसके कुछ
पहलू भी समझ लें कि आखिरकार आने वाले समय में काम कैसे करेगा, घर खरीदारों के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है ये, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग इसका मिसयूज भी करना शुरू कर दें। तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले परिचय करा दे, हमारे साथ हैं एमएल लाहौटी जी, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, और ऐसे ही तमाम मुद्दों पर लगातार हमारे चर्चा में शामिल होते रहते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। वेंकट राव जी हमारे साथ है, फाउंडर इंटीग्रेटेड एडवाइजरी। वेंकट जी भी हमारे तमाम शोज में शामिल हुए हैं और घर खरीदारों के हक की बात उन्होंने हमारे शो में की है, और तमाम टेक्निकलिटीज पर भी वो हमसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अभिषेक कुमार हैं, जो कि नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन से हैं, उसके प्रेसिडेंट हैं, और घर खरीदारों के हक में ये फैसला कैसा है इस पर इनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही क्योंकि बैंकों के ही एट पार अब जो होम बायर्स है उनको तरजीह दी जाएगी, इस पर बैंक एक्सपर्ट वीके सूर्य हमें जानकारी दे पाएंगे। लेकिन सबसे पहले लाहौटी सर, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो बदलाव किए गए हैं, क्या आपने ऑर्डिनेंस तो डेफिनेटली पढ़ा होगा, जरा हमें थोड़ा डिटेल्स में बताइए। जो ये सिक्योर्ड कैटेगरी में होम बायर्स को लाने के बाद अब कही गई इन तमाम बदलावों में इसकी अहमियत क्या है, क्या मायने हैं इसके? देखिए, पहले तो इसकी जो भूमिका या बैकग्राउंड है वो समझ लें। जब ये 2016 के अंदर इंसॉल्वेंसी कोड या दिवालिया कानून बना था, तो रिजर्व बैंक के सामने जो कैनवस था वो बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो थी। अर्थात जो लाखों करोड़ों रुपए जो कंपनियां, जिसके अंदर बिल्डर्स भी हैं, वो बैंक से ऋण ले लेते थे, लोन ले लेते थे और उनको चुकाते नहीं थे। उसके कारण बैंकों की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही खस्ता हो गई थी। रिजर्व बैंक ने ऐसी परिस्थिति में इंटरवीन करके इंसॉल्वेंसी कोड लाए, जिसका मतलब ये था कि जिस बैंक के हजारों या लाखों करोड़ ये कंपनियां और जो बिल्डर ले चुके हैं और जो दिवालिया के कागार पर हैं, उनके लिए एक विशेष कानून बनाया जाए। और ये जो इंसॉल्वेंसी कोड आया, इसमें सबसे स्ट्रिक्ट नियम ये बनाए गए कि हर एक स्टेज फिक्स है। पूरी प्रक्रिया जो है 180 दिन में होगी, अर्थात 6 महीने में, और कुछ विशेष परिस्थिति में उनको 90 दिन बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जिस दिन केस फाइल होता है उसके 9 और 2 11 महीने, 9 3 12 महीने के अंदर पूरी प्रक्रिया समाप्त होती है, जो एक बहुत भारत जैसी परिस्थिति के अंदर कानून के अंदर बहुत बड़ा बदलाव है। जी सर। और उसके बाद ये जो 180 और 90 दिन का समय है, इसका उल्लंघन नहीं किया जाता। किंतु ये जो दिवालिया कानून था, इंसॉल्वेंसी कोड, इसके अंदर कहीं भी होम बायर का स्थान नहीं था। बैंकों का था, इंस्टीट्यूशन का था, वर्कर का था, शेयर होल्डर का था। मेरे को याद है कि ये चीज हम पहली बार सुप्रीम कोर्ट में लेके आए जब जेपी का केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में था। उसके बाद आम्रपाली का जब हम लोगों ने बहस की, और यूनिटेक में भी ये प्रश्न उठाए गए कि जो दिवालिया होती है बिल्डर, उसके पास जो रुपए आते हैं, पैसे आते हैं, वो 2 स्रोत है, बैंक का और होम बायर का। तो बैंकों को तो आश्वासन दे दिया गया इस कोड में, किंतु होम बायर का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कई ऑब्जर्वेशन दिए और उसका निष्कर्ष ये आज जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया। सर ऐतिहासिक फैसला मानेंगे आप इसे? लाहौटी सर, मैं इसकी कुछ और पहलुओं पर आपसे बात करूंगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है होम बायर्स की, हमारे साथ अभिषेक भी हैं। तमाम होम बायर्स की कहा सुनी ये हमें बताते भी आए हैं और समझते भी आए हैं। पहले मेरी बात यदि सुन लीजिए। जी लाहौटी जी। हाँ, तो जो आज मुख्य प्रश्न ये है कि आज जो बदलाव आया है उसका कितना फायदा होम बायर्स को होगा। अभी तक होम बायर्स भटकते थे, कई कंज्यूमर फोरम में जाते थे, कई हाई कोर्ट्स में जाते थे, और वहाँ सालों साल 2-2 4-4 साल लग जाते थे। तो पहली बात तो ये हुई कि उनको एक नया फोरम मिला है, एक नया स्थान मिला है, जो जैसा कि मैंने कहा 9 महीने के अंदर जिसको फैसला देना होगा वो है NCLT, अर्थात कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो हमारे सब प्रदेश के अंदर एक है, यूपी में अलग है, हरियाणा अलग है, ऐसे सब राज्यों में हैं। और उसके बाद जो अपील है वो उसके लिए अपील ट्रिब्यूनल दिल्ली में है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं बीच में नहीं आता। और इसके अंदर यदि होम बायर रिफंड चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ रिफंड वाले केस,
इसमें जा सकते हैं कि होम बायर से मान लीजिए 60 लाख रुपए बिल्डर ने ले लिए और कहीं फ्लैट नहीं बनाया है, तो ये एनसीएलटी में जाकर और ये कह सकते हैं कि ये 60 लाख और इसके ऊपर जो बैंक का ब्याज है वो सब इनको मिलना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति में एनसीएलटी 9 महीने के अंदर फैसला दे देगी। किंतु जो बायर पोजीशन चाहते हैं होम बायर्स, उनका इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है, क्योंकि ये जो दिवालिया कानून है इसका अर्थ ही एक ही है कि कंपनी का यदि दिवालापन है तो उसके जमीन जायदाद बेचकर जितने पैसे वसूल होते हैं वो अभी तक बैंक और बाकी लोगों को दिए जाते थे। बिल्कुल सर। अब जो होम बायर हैं उनको भी एट पार रखा गया। एट पार मतलब बैंक को जितने पैसे दिए जाएंगे उतने ही पैसे जो रिफंड मांगते हैं उन होम बायर को दिया जाएगा। किंतु रिफंड के अलावा जो पोजीशन चाहते हैं, जैसे आम्रपाली में हो रहा है, बहुत सारे केस यूनिटेक में भी ऐसे हो रहे हैं, तो उनको इस कानून का कहीं कोई फायदा नहीं है। सर आपने अच्छा किया कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई है। उनका रास्ता जी सर आपने बहुत जरूरी बात इस पूरे संशोधन से जुड़ी हुई बताई है कि रिफंड वाले जा सकते हैं केस वाले, लेकिन पोजेशन का जिन्हें इंतजार है उनका इसमें कोई स्थान नहीं है, कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसी पर अभिषेक अब आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगी। अब ये खुशी है कि आपको लग रहा है कि पूरी तरह यहाँ पर छूट नहीं दी गई। या देखिए बिल्कुल ही खुशी की बात है, क्योंकि आप देखिए बिल्डर्स क्या करते थे कि वो आप बायर से पैसे ले लिए, घर बनाए नहीं, उसके बाद वो क्या कर, जब बायर्स का प्रेशर बना, गवर्नमेंट का प्रेशर बना, तो वो बैंकों को भी पैसा और अथॉरिटी को पैसा नहीं देते, अपने आप को दिवालिया घोषित करने के चक्कर में लग जाते थे। आज जो एनसीएलटी का जो क्लाउज था इंसॉल्वेंसी, ये उसमें क्या था कि बायर्स को सबसे लास्ट में, पहला अगर इंसॉल्वेंसी होने पे सबसे पहला हक जाता था बिल्डर्स को, अथॉरिटी को, बैंक को। अगर उनसे कुछ बचता तो फिर बायर्स को मिलता। हम लोग इस मसला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी गए हुए हैं। अम्रपाली के करीब 2200 लोग हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट में मूव किए हुए हैं, उसमें से लोहाटी जी भी एक काउंसलर हैं, हमारे तरफ केस लड़ भी रहे हैं। तो हम लोग ये इसी एक्ट को चैलेंज करने के लिए, जो इंसॉल्वेंसी एक्ट, इसको चैलेंज करने के लिए गए थे। जब ये बना था उस समय घर खरीदारों को बिल्कुल भी ध्यान में रख के नहीं बनाया आज के बदलाव से खुश हैं आप? बिल्कुल आज बिल्कुल, के, लेकिन जो लाहौटी जी ने भी कहा है कि रिफंड वाले केसेस, पोजेशन वाले केसेस नहीं, बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ कि आने वाले दिनों में जो बिल्डर इस तरह का काम करते थे, एनसीएलटी में चले जाते थे, वो आगे आप देखने को नहीं मिलेगा। अगर जाएंगे तो बिल्कुल सारे, अगर जो बिल्डर अपने को दिवालिया घोषित कर, सारे बायर्स फिर रिफंड ही मांगेंगे। तो मुझे लगता है कि रिफंड में बायर्स की प्राथमिकता को सर्वप्रथम देखा गया, तो ये एक बहुत अच्छी कदम है। और मैं इसमें एज ए एसोसिएशन एज ए बायर्स की तरफ से मैं बोल सकता हूँ कि एक अच्छा पहल है सरकार का, और इससे काफी बायर्स को फायदा होगा। वेंकट जी, आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है? मतलब ये पहल अच्छा है, लेकिन इसमें पोजेशन जो, क्योंकि कई जो बायर्स हैं वो पोजेशन के लिए भी दर दर भटक रहे हैं काफी सालों से, उनको भी शामिल किया जाना चाहिए था, जरूरी था? नहीं स्वाति, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये देखिए कि ये कानून आईबीसी है क्या। आईबीसी वो है जहां पे एक कंपनी फेल हो जाती है अपने ड्यूज को देने से। जबकि आप होम बायर को देखेंगे, होम बायर अपने होम के लिए एक कंपनी में पैसा लगाता है, निवेश करता है। इशू ये था कि जब कभी अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाती है तो जो भी उसका इंसॉल्वेंसी, या तो रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि जो पहला स्टेप ये देखा जाता है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, वो कैसे चलाया जाए, और वो अगर फेल हो जाता है तो लिक्विडेशन में चला जाता है कंपनी। अब फियर ये था जब ये आईबीसी कोड आया था, वो ये था कि जो कंपनी जिसमें रियल एस्टेट, यानी कि रियल एस्टेट कंपनीज में जिसमें होम बायर्स हैं, इनका एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रहता है, और ये लोग क्योंकि पैसा दिए बैठे होते हैं, उनको पोजीशन भी नहीं मिलता है, और अगर कंपनी डूब जाती है तो वो कहीं स्टैंड नहीं करते। तो ये एक बहुत बड़ा लेकुना था कि ये लोगों का होगा क्या। अनलाइक किसी मैन्युफैक्चरिंग में या कहीं और जाएंगे आप, वहां पे तो आपने मान लीजिए गाड़ी खरीदी तो आपका एक एक्सपोजर है गाड़ी का मिलना या नहीं मिलना, एक पर्टिकुलर एडवांस नहीं देते हैं, वो फिनिश प्रोडक्ट एक तरीके से लेते हैं आप। यहाँ पे आप एसोसिएटेड है, वो प्रोडक्ट मिलने में बहुत समय लग जाता है। तो इसलिए एक सिचुएशन ये थी कि यहाँ पे अगर मान लीजिए रेजोल्यूशन प्लान अगर कोई डिफाइन होता है, फाइनेंशियल क्रेडिटर ना होने की वजह से, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ना होने की वजह से, वो रेजोल्यूशन प्लान क्योंकि सिर्फ बैंकर्स और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ही डिसाइड करते थे, इन लोगों का कोई से नहीं होता था। तो मान लीजिए अगर एक बैंक जिसका सब्सटैंशियल क्रेडिटर है और वो डिसाइड कर देते हैं देखिए हमारा पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम जो है लिक्विडेशन में डाल देते हैं कंपनी को, तो होता क्या कि वो चाहे बायर्स जितने भी, उनका कोई से नहीं था। एक तो ये फियर था कल कोई चांस हो, ऑप्शन हो जिससे ये कंपनी चल सके, जो बायर्स को अपना होम मिल सके, एक वो ऑप्शन में इनका कोई से नहीं था। दूसरा, जब ये लिक्विडेशन में ही चली गई
तो जो पहला पैसा है वो बैंकर्स को मिल जाएगा या फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को मिलेगा, और इनका सबसे आखिरी में नंबर आता। तो इस चीज को क्लोज करने के लिए ये अमेंडमेंट किया गया है। ये इसलिए नहीं किया गया है कि ये एक तरीके से एक पोसेशन ऑफर करने का ये दूसरा रिकॉर्स है होम बायर्स को जाके यहाँ पे अपना पैसा निकलवाने का या होम लेने का, ये वो नहीं है रिकॉर्स। उसके लिए रेरा बना हुआ है या कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं और फोरम्स बने हुए हैं। तो इसमें इस अमेंडमेंट्स में हुआ क्या है कि सबसे बड़ी बात कि फाइनेंशियल क्रेडिटर होने की वजह से उनका एक राइट फ्रीज हो गया है, और रेजोल्यूशन प्लान में हो सकता है एक से का एक राइट मिल गया है, प्लस लिक्विडेशन में अपनी पैसा पहले मिलने का एक हक मिल गया। अब इसका इशू ये रहता है कि कहीं ऐसा ना हो इस होल प्रोसेस में कोई मिसयूज ना हो। बिल्कुल, I'll come to that point कि क्या मिसयूज की गुंजाइश इसमें हो सकती है जिसको आप रखना चाह रहे हैं। लेकिन वही बात है कि बैंक्स को पहले पैसा जाता था रिकवरी प्रोसेस में, विकी सोरी साहब, और जो बेचारे बायर्स होते थे जो कि बैंक से ही लोन लेते थे, वो कहते थे भाई हमारी तो EMI भी जा रही है और देखिए पैसा जा रहा है बैंक को, हमारे हाथ खाली। देखिए, ये एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है उन लोगों के लिए जो कि एक अपना घर एक सपना समझते थे कि एक मेरा घर बनेगा, वो मेरा एक सपना है, और उसके लिए वो सारी अपनी पूंजी जो है वो लगा देते थे, कर्जा लेते थे बैंकों से और बिल्डर के पास पहुंच जाते थे और अपना एक फ्लैट बुक करा लेते थे। कुछ समय के बाद देखा कि इंस्टॉलमेंट भी जा रही है और मेरे को पोजीशन मिलने का भी कुछ नज़र नहीं आता, तो पैसा भी मेरा फंस गया और कहीं का नहीं रहा, सपना तो सपना ही रह जाएगा। तो उसको देखते हुए, उनकी दिक्कत देखते हुए, ये एक बहुत बड़ा कदम, ऐतिहासिक कदम उठाया गया है कि एटलीस्ट अगर उसको पोजीशन नहीं मिल सकता है तो उसने जो अपना पैसा लगाया हुआ है, जो कर्जा उठाया हुआ है, वो उसको मिल जाए, उसका कुछ पार्ट उसको मिल जाए, ताकि वो फिर से उसको अपने एक सपने को फिर से उसको संजोने की कोशिश करे और फिर से उस एक नया फ्लैट लेने की कोशिश करे। ऐसे कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अभी भी उठाया है। कई कदम धीरे धीरे हर बार मीटिंग में बैंक्रप्सी कोर्ट में कुछ ना कुछ बदलाव लाए जा रहे हैं, जो लूप होल्स है उन्हें प्लग किया जा रहा है, और आने वाले समय में ये एक आम बायर के लिए जिसने घर लेना है रहने के लिए, उसके लिए बहुत बड़ी सहूलियत। लाहौटी सर, ये क्योंकि तमाम इस वक्त जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो होम बायर्स भी हमें देख पा रहे हैं, जरा उनके लिए बताइए कि आम्रपाली या फिर जेपी बिल्डर, इनके घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत है ये? बिल्कुल, जो मैंने जैसा अभी स्पष्ट किया कि दो कैटेगरी में होम बायर्स आएंगे, एक जो पोजीशन चाहते हैं, दो जो रिफंड चाहते हैं। जहां तक आम्रपाली का प्रश्न है, चूंकि मैं उसमें लीड काउंसिल हूं, आम्रपाली के 42,000 जो बायर हैं उसमें काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो बहुत एडवांस स्टेज पर हैं, और रिफंड के जो बायर्स हैं वो काफ़ी कम है। 1/4 भी नहीं होंगे, 3/4 होंगे जो अपना घर चाहते हैं या जो अपने फ्लैट्स या बिल्डिंग में रह रहे हैं और उनके अंदर लिफ्ट नहीं है या लाइट वगैरह की फायर फाइटिंग की प्रॉब्लम्स है। उन लोगों को इस कानून के बदलाव से कोई फायदा या कोई भी उनके लिए खुशखबरी नहीं है। किंतु जो लोग, जैसे आम्रपाली में मैंने कहा 1/4 ही हैं, उन लोगों को जो रिफंड चाहते हैं, जिनके प्रोजेक्ट पैसे पूरे ले लिए गए और फाउंडेशन भी नहीं खुदा है, उनको जरूर इससे फायदा होगा। वही जेपी के अंदर, जेपी में 32,000 बायर हैं और जेपी की परिस्थिति भी यही है। यूनिटेक के अंदर इससे भी बदतर पोजीशन है, क्योंकि वो उनका एक त्रिशंकु की परिस्थिति में है। चंद्रा जेल के अंदर है, 750 करोड़ सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने थे, उसमें से 38 करोड़ भी नहीं कराए, और सुप्रीम कोर्ट में कब केस की इसकी कंक्लूजन होएगी, हियरिंग होएगी, कब तो रिफंड मिलेगा, ये सब बड़ी अनसर्टेनिटी और त्रिशंकु की परिस्थिति में। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कुछ खुद मैटर ट्रांसफर कर दे रिफंड के, चाहे वो जेपी के हैं, चाहे यूनिटेक के हैं या आम्रपाली। इन तीनों प्रोजेक्ट को लेके करीबन 1 लाख के लगभग बायर तो इन 3 में हैं, और ये 3 अभी तक एनसीईआरटी में या इंसॉल्वेंसी कोर्ट में नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में बहस की थी कि इनको इस कोड में या इंसॉल्वेंसी लॉ में प्राथमिकता सिर्फ बैंक को है, बिल्कुल सर, रिफंड वगैरह में या पैसा रिटर्न करने में। होम बायर को कोई स्थान नहीं दिया गया। सर, एक और बात जाननी थी आपसे। वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है।
लाउडी सर, एक और बात जाननी थी, क्योंकि यहाँ पर घर खरीदार यानी आम आदमी की बात आ जाती है, जिसको अब हक दिया गया है कि हाँ आप बिल्डर को एनसीएलटी में घसीट सकते हैं। अब जैसे ही एनसीएलटी की बात आती है, कुछ ऐसे कानूनी या टेक्निकल पहलू होंगे जो कि एक आम ग्राहक जरूर फेस कर सकता है। कैसे पूरी प्रक्रिया हो सकती है? नहीं, देखिए, बहुत सारे केसेस हम लोग एनसीएलटी में कर रहे हैं और एनसीएलटी में भी कर रहे हैं। मेरी समझ में ऐसी कोई कानूनी बड़ी अड़चन नहीं। एक अड़चन जरूर आ सकती है कि एनसीएलटी के अंदर जो कमेटी बनती है, जो कमेटी निर्धारित करती है कि कितनी देनदारी है बैंक की, कितने एसेट्स हैं, किस प्रकार से इन एसेट्स को बेचा जाए, उसके अंदर उस कमेटी में प्राय सब बैंक के ही प्रतिनिधित्व होते हैं। यदि 11 मेंबर हैं तो 11 के 11 बैंक के हैं। तो वो एक बड़ी दुविधा का प्रश्न है कि बैंक हमेशा चाहेगी कि वो अपने पैसे कैसे निकाले, या उनका दृष्टिकोण उनके स्वार्थ के प्रति होगा। हाँ, यदि आज जो अमेंडमेंट आया है, जब वो गैजेट नोटिफाई होए या रूल बने, तो यदि सरकार, और मैं विशेष आग्रह करूंगा सरकार से, रिजर्व बैंक से, कि ये यदि बनाए कि जो कमेटी है जिसमें बैंक के प्रतिनिधि हैं, उनमें होम बायर के भी प्रतिनिधि लगभग उस अनुपात में होने चाहिए। तो कम से कम जो ये निर्णय लिया जाएगा कि किस प्रॉपर्टी को बेचना है, कितने पैसे मिलेंगे, तो उसके अंदर होम बायर भी अपनी बिल्कुल सर, मतलब सकते हैं। बैंकर्स के साथ होम बायर्स का एक से होगा। सिर्फ बैंक क्या, बिल्कुल बिल्कुल एक हम फेयर डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। वो अपने आप बैठ के डिसाइड कर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही है अभिषेक, जो बहुत जरूरी है। हाँ अभिषेक, क्योंकि इन्होंने भी कहा है कि हम सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि हाँ जो अब फिर इस पर फैसला करेगा सिर्फ बैंकर्स ही नहीं, उसमें होम बायर्स एसोसिएशन का भी एक बंदा होना चाहिए। बिल्कुल। लाटे साहब ने लास्ट टाइम एक सुप्रीम कोर्ट में अमरपाली की हियरिंग चली थी, वहां पे इन्होंने भी कहा कि कमेटी में बायर्स होनी चाहिए। तो ये इनका तो प्रयास है और ये भी बिल्कुल सही कहना है कि जो भी कमेटी बने, क्योंकि देखिए ग्राउंड पे बायर्स ही चीजों को समझते हैं। जब तक कमेटी के अंदर बायर्स को नहीं रखा जाएगा तब तक चीजें क्लियर नहीं पता चलेगा उनको, जो वहां बैठे हुए लोग रहते हैं। तो एक अच्छा कदम है। अब आगे देखते हैं कि इसको किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, करते हैं। और बायर्स इस संशोधन के बाद बायर्स से आपकी कुछ बात हुई हो जो अभी आप हमें बता पाए कि हाँ कुछ उनकी क्या कुछ और उम्मीद थी, कुछ और किया जाना चाहिए था, या वो फुली सेटिस्फाइड है कि हाँ यही चाहते थे? बायर का चाहिए था कि अगर इंसॉल्वेंसी होती, दिवालिया होती, तो उनको पैसा मिलना चाहिए, हालांकि विथ इंटरेस्ट मिलना चाहिए। बायर्स का यहाँ तक ये कहना है। अब जो सरकार को समझ में आती है कि अब पहले तो इंसॉल्वेंसी कोड में बायर्स थे ही नहीं, लेकिन पहले अब बायर्स का आ गया, तो मैं मान के चलता हूँ ये पहला ही स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप। इसको वेलकम हम लोग आज के जो ये इम्प्लीमेंट मतलब जो कानून आया इसको हम लोग इसको वेलकम करते हैं। और आशा करते हैं कि भविष्य में इसमें और भी सुधार होने की। बिल्कुल। आपके पास मैं आ रही हूँ सूरी साहब, लेकिन वेंकट जी आपने क्योंकि एक बात कही थी मिसयूज होने का डर है, ऐसा आपने क्यों कहा? नहीं, देखिए इसमें सबसे पहली बात तो ये कि एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, होम बायर्स का से आ गया है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे लाउटे साहब भी कह रहे हैं, एक से अब होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए सीओसी में। यस, सर्टनली वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो हर जगह पे हर फोरम्स पे उठाया गया, जिसके वजह से ये कदम उठाया गया है। इशू ये आता है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा जिसका भी मतलब फाइनेंशियल क्रेडिटर है वो अपना इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में जा सकता है, एक कंपनी को ड्रैग कर सकता है इंसॉल्वेंसी में। एक ये फियर है कि क्या उस तरीके के पावर्स होम बायर अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर में आता है तो क्या उनको भी आ जाता है, क्योंकि 1 लाख रुपए एक बहुत ही मिनिस्क्यूल अमाउंट है रियल एस्टेट की अगर बात करें। और अदरवाइज भी इसका एक इंजेट कमेटी में देखेंगे, श्रीनिवास जी के कमेटी में, कि कमेटी रिपोर्ट में देखेंगे कि रिकमेंडेशन थी कि इसको बढ़ाया जाए या कुछ गिरा जाए, बट वो रिजेक्ट हुआ है। जो भी पोजीशन है करेंटली वही रहेगी। तो क्या कुछ एग्जेम्पशंस या कुछ एक्सेप्शंस क्रिएट किए गए हैं? और इवन एट द लेवल ऑफ सीओसी अगर आप देखेंगे उसमें भी जब हम रेजोल्यूशन प्लान या से की बात करते हैं कि किस तरीके का एक रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि इसमें भी देखिए क्या होता है कि कई लार्ज कंपनीज में बड़े सारे गुट हो जाते हैं। एक एसोसिएशन की बात करें आप, वो एक नहीं रहता, कई एसोसिएशंस सामने आ जाते हैं कि उनमें क्या रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से रहेगा, इसका इन सब का कैसे प्रैक्टिकली एक बिल्कुल संशोधन हुआ है। और हो सकता है धीरे धीरे करके कुछ ऐसे बदलाव भी किए जाएं जिससे कि बिल्कुल एक फेयर डिसीजन पर पहुंचा जा सके। वीके सूरी साहब बात करना चाह रहे थे।
कि इसमें जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों से इनकी बात हुई, मेरे को भी 2 आदमियों का फोन आया कि ये ऐसा ऐसा हो गया है क्या। मैंने कहा हाँ ऐसा ही हुआ है। तो वो कहते हैं हमें एक बहुत बड़ा रिलीफ महसूस हो रहा है आज, हम कई सालों से धक्के खा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं कि हमारे को क्या होगा, हमारे पैसों का क्या बनेगा। तो आज ये जो कदम उठाया गया है ये एक उन लोगों के लिए उठाया गया है जो कि एक बड़ी ही दिक्कत की परेशानी में थे और कई सालों से भटक रहे थे। और जहां तक बात है कि एट पार, जब इनको एट पार ले ही आए हैं तो सारे बाकी के भी प्रोविजंस जो हैं वो एट पार ही होंगे। ऐसा नहीं है कि उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, रिप्रेजेंटेशन कमिट जो है वो नहीं, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज सूरी साहब, बैंकों की मुश्किल तो नहीं बढ़ेगी अब? बैंकों की मुश्किल क्यों बढ़ेगी? होम बायर्स एट पार, बैंकों की मुश्किल बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। और ये पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो क्रिएट किए जाते हैं ये लोगों की सहूलियत के लिए किए जाते हैं, ये सोशल बैंकिंग के लिए किए जाते हैं, ये पैसा हड़पने के लिए नहीं किए जाते हैं। तो उनकी दिक्कत नहीं बढ़नी चाहिए। बैंक जो है किसी इंडिविजुअल के नहीं है, गवर्नमेंट के बैंक हैं और पब्लिक के बैंक है, पब्लिक का पैसा होता है बैंकों में, इसलिए बैंकों की कोई दिक्कत इसमें बढ़नी नहीं चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच एमएल लाहौटी सर, वेंकट राव जी, अभिषेक कुमार और वीके सूरी साहब हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यही है कि घर खरीदारों के लिए बड़ी राहत। यहाँ पर कैबिनेट ने आईबीसी में संशोधन को मंजूरी दी है और घर खरीदारों को बैंकों की तरह अधिकार मिलेंगे। मतलब हाँ, जब पैसे मिलने की बात होगी तो आपका हक सबसे पहले माना जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में सभी का जुड़ने के लिए हमारे साथ।